नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां हम आपको सिर्फ खबरों से रूबरू नहीं कराते बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी देते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं, बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत कराना है जो आपको किसी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। यहाँ खबरों के उस एंगल को आपको समझाया जाता है, वो एंगल जिसे आप जानना चाहते हैं, जिसे आप समझना चाहते हैं। तो चलिए खबरों के टॉप एंगल में अब बात आज की पहली खबर की कर लेते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 15 मिनट का रोड शो किया, लेकिन संदेश अगले 15 महीने का दे दिया है। 15 मिनट के रोड शो में क्या छिपा है वाकई में 15 महीने बाद का संदेश, बताएंगे खबरों के टॉप एंगल में आपको पहली खबर में। लेकिन दूसरी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब में किस तरह से राहुल गांधी ने नसीहत दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की यहाँ ये खबर, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान के मेहमान के रूप में राहुल गांधी वहां हैं और ऐसी बेइज्जती उन्होंने कर दी जिसकी गूंज अब दिल्ली मेयर अरविंद केजरीवाल तक को सुनाई दी होगी। साथ ही राहुल गांधी ने आत्मसम्मान की आड़ में पंजाब के लोगों को भी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ करने की कोशिश की है। तीसरी खबर बता देते हैं उन प्रवासियों के लिए है जो अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर कहीं रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्य में रहते हैं। दरअसल आज चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों से वोटिंग कराने के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का अनावरण किया है, जिसे विपक्ष फिलहाल सिरे से खारिज करने पर तुला हुआ है। चौथी खबर रहेगी पहाड़ पर बढ़ती दरार की, लेकिन ये दरार महज जोशीमठ की नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाकी कई इलाकों के साथ साथ अब हिमाचल तक में दस्तक दे चुकी है। उन तमाम इलाकों के नाम भी आपको बताएंगे और कहां कितना खतरा है इससे भी आपको रूबरू कराएंगे खबरों के टॉप एंगल में। लेकिन सबसे पहले बात आज होगी नरेंद्र मोदी के रोड शो की। तो दिल्ली में आज बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई, जहां विपक्ष पर मोदी की छवि बिगाड़ने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि इस चर्चा में बैठक से ज्यादा प्रधानमंत्री का वो रोड शो रहा जिसकी अवधि मात्र 15 मिनट की थी। लेकिन इस 15 मिनट के रोड शो में संदेश अगले 15 महीने बाद तक का छिपा था। देखिए यह खास रिपोर्ट। रोड शो से जनता की सियासी नब्ज पकड़ने वाले पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली में भी रोड शो किया तो नजारा देखने वाला था। सड़क के दोनों किनारे पीएम मोदी की एक झलक के लिए हजारों लोग खड़े थे। सब पीएम मोदी को एक नजर देखना चाह रहे थे। और पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। मोदी के रोड शो के रास्ते को अलग अलग तरह की झांकियों से सजाया गया था। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग झांकियां लगाई गई थीं। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच पीएम का स्वागत किया गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी का रोड शो पटेल चौक से शुरू होकर संसद मार्ग पर खत्म हुआ। ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने से पहले पीएम मोदी ने किया। मोदी, मोदी, मोदी। रोड शो के बाद पीएम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। लेकिन 15 मिनट के पीएम मोदी के इस रोड शो की चौतरफा चर्चा हो रही है। क्योंकि अक्सर चुनावी माहौल में ही रोड शो का चलन है।
फिर दिल्ली में आने वाले दिनों में कोई चुनाव भी नहीं है। ऐसे में मोदी के रोड शो के मायने क्या है? और अब जरा प्रधानमंत्री के इस रोड शो का टॉप एंगल समझ लेते हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जीत का फॉर्मूला समझा जाता है। पिछले साल 7 राज्यों में 5 में से जीत मिली थी। गुजरात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लेकिन हिमाचल, पंजाब और दिल्ली के फैसले पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे तो दिल्ली एमसीडी चुनाव के रहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसीलिए मोदी का रोड शो, जिससे दिल्ली में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, एक मास्टर मूव कहा जा रहा है। बीजेपी के जो वोटर्स एमसीडी चुनाव में घर से नहीं निकले थे, मोदी ने रोड शो के जरिए उनको फिर से सक्रिय होने का संदेश भी दे दिया है। ऐसे में दिल्ली में आने वाले दिनों में इस तरह के और रोड शोज भी हो सकते हैं, इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब पंजाब की। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन होशियारपुर में पहुंचे राहुल गांधी, जिन्होंने पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर ले लिया। राहुल ने कहा कि सीएम भगवंत मान को दिल्ली बैठे अरविंद केजरीवाल का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। और ये कहते हुए और क्या कुछ तंज कस गए राहुल गांधी, ये देखिए इस रिपोर्ट में। आप पर राहुल गांधी के आरोप, रिमोट कंट्रोल वाले सीएम मान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। सोमवार को होशियारपुर में थे, जहां राहुल गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भगवंत मान को किसी के रिमोट कंट्रोल से संचालित नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के हर प्रदेश का इतिहास होता है। पंजाब को पंजाब से ही चलाना चाहिए, पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। हिंदुस्तान का हर प्रदेश का इतिहास होता है और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। ये मैंने बहुत गहरी बात बोली है। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में पंजाब यहीं से चलता था। इसी दौरान राहुल ने पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर मान सरकार को घेरा। सोमवार को राहुल की यात्रा में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर होशियारपुर के गांव खरल कला पहुंची, जहां उन्होंने पहले राहुल गांधी से मुलाकात की और अब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। इसी बीच पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समय बदल दिया गया। सुबह घनी धुंध होने की वजह से पंजाब पुलिस ने 6 बजे की बजाय 7 बजे से यात्रा शुरू करने की सहमति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भगवंत मान पर राहुल के इस प्रहार का टॉप एंगल समझने की कोशिश भी अब करते हैं। दरअसल पंजाब में राहुल गांधी का आज 5वां दिन था, लेकिन अभी तक राहुल ने भगवंत मान पर कुछ भी नहीं बोला था। राहुल अपने इस बयान से एक तीर से 2 निशाने साधते नजर आए। पहला भगवंत मान और दूसरा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। और साथ ही आने वाले चुनावी राज्य की जनता को भी संदेश दे दिया है कि कांग्रेस की सरकार स्वतंत्र रूप से वहां से सीएम चलाएगी। और जबकि सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में हो या राज्य में, उसे आला कमान ही चलाता है और ये आला कमान गांधी परिवार को छोड़ और कोई होता ही नहीं है। और साथ ही राहुल गांधी ने अपने इस बयान से आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट विधायक, उनके नेता और मतदाताओं को भी
साधने का प्रयास किया है। पंजाब के आत्मसम्मान से जोड़कर लोगों को भी अब आम आदमी पार्टी से मोह भंग करने की ये चाल चली गई है। तो ऐसी आज बयानबाजी हुई है पंजाब में, जिसके बाद राहुल गांधी, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल तीनों ही सुर्खियां बटोरते नजर आए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चुनाव आयोग की, जिसने आज रिमोट वोटिंग मशीन का प्रदर्शन किया। इससे दूर दराज अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रह रहे तमाम लोगों को वोटिंग की सुविधा दी जाएगी और मत प्रतिशत को बढ़ाकर लोकतंत्र को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को शायद ये कबूल नहीं है, तभी तो आरवीएम के विरोध में कांग्रेस विपक्षी दलों को लामबंद करने में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग की सौगात, आरवीएम पर दो हाथ। आरवीएम का हुआ प्रदर्शन, विपक्ष का विरोधी एक्शन। विपक्ष को अपनी जीत पर ईवीएम की बेवफाई नजर नहीं आती, लेकिन हार पर ईवीएम पर बेवफा, दगाबाज, विश्वासघात और छेड़छाड़ का टैग लगाते देर नहीं लगती। जिस दौर में ईवीएम पर विपक्ष को विश्वास नहीं है, उस दौर में भला रिमोट वोटिंग मशीन को कैसे विपक्ष की हरी झंडी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल चुनाव आयोग ने देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सामने सोमवार को रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम का डेमो किया। इस बैठक में 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 राज्य स्तरीय दलों को बुलाया गया था, जहां चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रदर्शन किया। इसके बाद चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर सियासी दलों से चर्चा करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 31 जनवरी 2023 तक आरवीएम से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार लिखित में मांगे हैं। हालांकि कई सियासी दलों ने ईवीएम की तरह ही आरवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। रविवार को दिल्ली में एक बैठक में कांग्रेस सहित 16 विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से चुनाव में प्रवासी मजदूरों के लिए रिमोट ईवीएम के कॉन्सेप्ट का विरोध करने का फैसला किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि विपक्षी खेमा रिमोट ईवीएम को लेकर सशंकित है, जिसे आयोग से साझा किया जाएगा। आरवीएम के प्रभाव में राजनीतिक विसंगतियां हैं, हमने इसका विरोध करने का फैसला किया है। देखिए, इस मीटिंग में जिनको शामिल होना था वो हुए हैं। सब ज्यादातर पार्टियां शामिल हुई है, क्या इतनी ही पार्टी को आपने निमंत्रण दिया था? जिन जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की थी उनसे बात हुई है। लेकिन सर, अगर उनको ईवीएम से ऐतराज है तो आपने निमंत्रण दिया था, बसपा ने अपोज किया। देखिए, ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होती हैं, जिनको बताया नहीं जा सकता। शरद पवार और अखिलेश यादव जी का क्या रिस्पॉन्स रहा सर? किनका? शरद पवार साहब और अखिलेश यादव जी का पॉजिटिव है कि वो लोग कल आरवीएम के मामले में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होने के कारण उसका हम विरोध करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम लोग संयुक्त रूप से या अलग अलग जवाब लेकर 25 जनवरी को चुनाव आयोग से मिलेंगे। हालांकि विपक्ष की इस बैठक में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उपस्थित नहीं थे। तो माइग्रेंट लेबर की संख्या पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका कोई सर्वे नहीं है, फिगर बड़ा इन्होंने एक एडहॉक तरीके से दे दिया, जिसको स्वीकार करना संभव नहीं है। स्वयं इन्होंने जो आरटीआई में जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा कि 70,000 आइडेंटिफाई हुए हैं। आपने कहा कंपनी भी क्लियर नहीं है, चिप कौन देगा, सप्लायर कंपनी कौन होगी? नहीं, वो उनको हमने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब तो दें। कल क्या स्टैंड सर होगा? हमारा स्टैंड तो सीधा है, उनकी बात सुनेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे, अपनी बात कहेंगे। इतना ही नहीं, सरकार देश में करीब 3 करोड़ प्रवासी कामगारों का दावा करती है। इस पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इन आंकड़ों पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि सरकार के 30 करोड़ वाले आंकड़े का आधार क्या है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आरवीएम है क्या? रिमोट वोटिंग मशीन की बात सबसे पहले पिछले साल 29 दिसंबर को सामने आई। चुनाव आयोग ने कहा कि आरवीएम के जरिए घरेलू प्रवासी नागरिक यानी अपने गृह राज्य से बाहर रह रहे मतदाता भी वोट डाल सकते हैं। आरवीएम से गृह राज्य से बाहर रह रहे मतदाता भी वोट डाल सकेंगे। ईवीएम की तरह ही आरवीएम के लिए किसी तरह के इंटरनेट या कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस मशीन को बनाया है। आरवीएम में एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आरवीएम से प्रवासी लोग वोट कैसे करेंगे? क्या ये भी ईवीएम की तरह ही काम करेगी? तो बता दें कि ऐसे वोटर्स के लिए आरवीएम सेंटर बनाए जाएंगे। मतदाता इस आरवीएम सेंटर्स पर जाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी ले सकते हैं।
निर्वाचन क्षेत्र को चुनने पर मतदाता के सामने प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी, जिनमें से वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को बिना गृह राज्य लौटे ही वोट कर सकेगा। इस तरह से जो जहां है वहीं से उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को मानेगा? फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आखिर आरवीएम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपके जहन में भी ये सवाल है? तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों। क्योंकि अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रह रहे हैं, इन तमाम मतदाताओं को इस तरह की सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो मतदान करने के लिए आएंगे। और चुनावों में कम वोटिंग प्रतिशत के 3 ही कारण हैं। शहरों में चुनाव के प्रति उदासीनता, युवाओं की कम भागीदारी और प्रवासी नागरिकों का दूर रहना। ऐसे में चुनाव आयोग का मानना है कि आरवीएम से वोट प्रतिशत बढ़ेगा। मतदान प्रतिशत बढ़ने से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। यही एक बड़ा कारण है, यही एक वजह है कि क्यों आरवीएम की बात और इसकी जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जोशीमठ की करेंगे और इसके साथ साथ दरकते अन्य तमाम पहाड़ों की करेंगे, जिस पर बहस छिड़ गई है कि दरकते पहाड़ के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन सवाल सिर्फ जोशीमठ का यहाँ नहीं है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जहां जहां इंसानों ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, वहां वहां अब प्रकृति ने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। और इसकी एक मिसाल जोशीमठ है, लेकिन आगे भी इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ सकती हैं अगर इंसान अभी भी ना रुका तो। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ पर प्रकृति की खूबसूरती को इंसानों ने अपनी बसावट के लिए बदसूरत किया तो कुदरत की नाराजगी जोशीमठ की दरारों के रूप में झेलनी पड़ रही है। लेकिन उत्तराखंड के जोशीमठ में दर्द का दंश देने वाली इन दरारों ने उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक दस्तक दे दी है। जोशीमठ में हो रही भूधसाव की घटना से लोग वहां के परेशान हैं और इस बीच पिंडर और अलकनंदा के एक खूबसूरत तट पे बसे कर्णप्रयाग शहर में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ के भी कुछ इलाकों में जो दरारें पड़ने की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब यहाँ की चिंता भी बढ़ रही है और लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी भी है कि अगर समय रहते हुए कदम नहीं उठाए गए तो हालात कहीं जोशीमठ की तरह न हो जाए। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग के लोग भी दहशत में हैं। बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे इस क्षेत्र के करीब 25 मकानों में 2 फीट तक दरारें पड़ी हैं। कई लोग अपने घर को छोड़कर कहीं और रह रहे हैं। कर्णप्रयाग में 12 साल पहले सब्जी मंडी बनने के बाद बहुत धसाव होने के बाद लोगों के घरों में दरारें आनी शुरू हो गई थी। रुद्रप्रयाग जनपद स्थित मरोड़ा गांव के लोग भी परेशान हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के कारण इस गांव में भी मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। स्थायी उपाय की जगह यहां पीड़ित लोगों को कुछ धनराशि देकर फौरी राहत दी जा रही है, जबकि यहां भी जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं। टिहरी की विधानसभा नरेंद्रनगर की पट्टी दोगी के अटाली गांव में भी खतरा है। यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग के निर्माण के लिए हो रहे विस्फोटों से संकट गहरा गया है। खेतों और मकानों में दरारें आने लगी हैं। टिहरी जिले के जाखनीधार ब्लॉक के पिपोला खास गांव में दूसरा जोशीमठ बनता जा रहा है। टिहरी झील के बढ़ते जलस्तर से भूत धसाव हो रहा है, जिस वजह से लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं। गांव के लोग जहां दहशत के साए में रात गुजार रहे हैं, तो वहीं लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा भरा है। उत्तराखंड के जोशीमठ के हालात हैं और सरकारें वहां आज जागी हैं। हम कब से सरकारों को कह रहे हैं कि टिहरी रिजर्वायर के इस पिपोला खास जो गांव है, जो झील के बिल्कुल सन्निकट का गांव है, आंशिक रूप क्षेत्र का गांव है, इसके हालात भी वही हैं। आप देखिए ना, ये लगातार ये दरारें बढ़ रही है, ये मकान जमींदोज होने के कगार पर है। लेकिन अभी तक ना पुनर्वास निदेशालय ना सरकारें इस ओर कोई काम कर रही हैं। लगातार हम अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं। हमारी उपजाऊ जमीन डूब गई है। अब क्या सरकार हमारे इन मकानों को गिरने का इंतजार कर रही है? मकान ध्वस्त हुए, मकान तो मकान हमारा छोड़ी, हम दूसरे मकान पर रहो। टिहरी झील का कारण सारा मकान ध्वस्त हुएगी। सारा गांव में हमारे सारा मकान में इन दरार पड़ी। मकान ज्यादा पर सारा गांव वहीं तन सारा। हम तो विस्थापित जाने। उत्तरकाशी के मस्तडी और भटवाड़ी गांव खतरे के निशान पर हैं। जोशीमठ की घटना से मस्तडी के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
मस्तड़ी गांव के ग्रामीण जोशीमठ के लोगों की तरह दिन रात डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ कई घरों से पानी निकलने लगा है। लोगों को जोशीमठ की दरारें डरा रही हैं। मैं ग्राम प्रधान मस्ताड़ी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 31 साल हो गए हैं और हमारे गांव की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई, क्योंकि 31 सालों से लगातार यहाँ पर भूत धसाव हो रहा है। और मैं कई माध्यम से मैंने पत्रकार के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार बोल दिया है कि क्या सरकार तब तक का इंतजार कर रही है जब तक यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो कि जो सरकार की आंखों को खोलने के लिए फिर काफी हो। यहाँ कुल 26 गांवों को अति संवेदनशील के रूप में तो बागेश्वर के कपकोट के खबरगढ़ गांव पर खतरा मंडरा रहा है। इस गांव के ठीक ऊपर जल विद्युत परियोजना की सुरंग के ऊपर पहाड़ी में गड्ढे बना दिए गए हैं और जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कपकोट में भी भूस्खलन की खबरें आई हैं। इस गांव में करीब 60 परिवार रहते हैं। जोशीमठ के आसपास तो खतरा मंडरा ही रहा है, लेकिन चिंता की लकीरें हिमाचल के धर्मशाला से चंद किलोमीटर ऊपर मैक्लोडगंज वासियों के माथे पर भी उभरने लगी हैं। खतरे की वजह नगर निगम के नियमों को दरकिनार कर लोगों की ओर से किया जा रहा अवैध निर्माण है। यहाँ अवैध निर्माण की वजह से अधिकांश इमारतें खड़ी ढलानों पर लटकी हुई हैं और एक दूसरे से सटी हुई हैं। धर्मशाला क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मैक्लोडगंज क्षेत्र में स्थित इमारतें उच्च तीव्रता वाले भूकंप में ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं। धर्मशाला में मैक्लोडगंज, भागसूनाग कुछ ऐसी जगह हैं जो कि लैंडस्लाइड जोन में हैं। सही ड्रेनेज सिस्टम न होना यहाँ खतरे को दावत देता है। बहुमंजिला निर्माण से जमीन पर ज्यादा लोड पड़ता है, जिससे जमीन खिसकने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पानी की निकासी की सुविधा नहीं होती। भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो शिमला में भी कई स्थान लैंडस्लाइड जोन में आते हैं। वहां कई बहुमंजिला इमारतें हैं जो खतरे का संकेत हैं। और चलिए अब इस खबर का टॉप एंगल समझ लेते हैं। दरअसल पहाड़ सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, हर जगह बेतरतीब निर्माण हो रहा है। पहाड़ों को काटकर सड़कों और मकानों का निर्माण लगातार जारी है और इस दौरान मापदंडों का ध्यान तक नहीं रखा जाता, ना ही ड्रेनेज सिस्टम का कोई ख्याल रखा जाता है। विशेषज्ञों की चेतावनी भी अनदेखी कर देती जाती है, जैसे कि जोशीमठ में हुआ। पर्यटकों की भीड़ से पर्यावरण असंतुलन भी होने लगता है और यही एक कारण है किस तरह से पहाड़ दरकते जा रहे हैं। वहां पर रहने वाले लोगों के मकान दरकते जा रहे हैं और लोग आज बेघर हो गए हैं। ये सिर्फ जोशीमठ की कहानी नहीं है, बल्कि जहां जहां पहाड़ हैं वहां वहां इंसानी बसेरा बढ़ गया है और जोशीमठ जैसे दरारों का तमाम खतरा वहां पर बढ़ता जा रहा है। इंसानी जिंदगियां खतरे में नजर आ रही हैं और इसी के लिए बार बार कहा जा रहा है कि कुदरत पर जो कहर इंसान बरपा रहा है, अब कुदरत उसका प्रतिशोध ले रही है। ऐसा आगे ना हो, इसलिए ख्याल रखना बहुत जरूरी है।